Hello my dear students, Ajit sir. सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आवाज आ रही है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करके बताना। हाँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आवाज आ नहीं रही थी, मुझे ये चीज बाद में पता चली। कैन यू प्लीज कंफर्म इट टू मी कि अभी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो दिस इज 23rd लेक्चर। एक बार वापस से स्टार्ट कर देते हैं। सो सभी को गुड इवनिंग। वेरी गुड, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 23rd लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टिल लास्ट लेक्चर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था लास्ट लेक्चर में, दैट वाज कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ओरिजिनेटेड बाय ए चार्ज Q। तो Q चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा। ये वाला लास्ट पॉइंट था, और इससे रिलेटेड हमने यहां पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज का इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे अपने इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में ये है कि एक Q चार्ज है जो कि एनक्लोज किया गया है क्यूब के अंदर, और आपको फाइंड आउट करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि कोई भी Q चार्ज अपने से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कराएगा। तो इस वजह से जितनी भी लाइंस Q से निकलेंगी, चार्ज से निकलेंगी, वो सारी की सारी लाइंस इस क्यूब के सरफेस को कट करके जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से निकलेंगी बाहर, इस क्यूब को क्रॉस करेंगी, इस क्यूब को पास करेंगी, वो कितनी होंगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, आप बोलने वाली बात ये हो गई कि Q चार्ज वेदर किसी भी क्लोज्ड सरफेस में रहे, मान लिया एक हमारी ऐसे एक कोई क्लोज सरफेस हो गई, ठीक है, और इसके अंदर मैंने Q चार्ज रख दिया ऐसे करके। तो अब यहां पर अगर मेरे से पूछा जाए कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है टोटल, तो आई विल से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे ये देखना होगा कि अंदर कितना चार्ज है, उसके बेसिस पर मैं ये बता सकता हूं कि इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो तब तक। थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। चलिए, ये वाला पॉइंट आपको अभी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही जो अभी मैंने यहां पर बोला, आपको यही नोट पॉइंट करा के यहां पर आपको लिखना है। The note point is, if Q charge is kept inside any closed surface of any shape, then flux through that closed surface will be Q by epsilon naught। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। कोई भी Q चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, तो उस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू Q by epsilon naught होगी। इसी नोट पॉइंट को आप लिख लेंगे। आज बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, कुछ तबीयत खराब की वजह से। इसी वजह से आज वेबकैम भी ऑफ किया हुआ है मैंने। तो आप जल्दी से कुछ पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आई होप आपने ये वाला नोट पॉइंट लिख लिया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आज वो फील नहीं हो रहा हो क्योंकि वेबकैम ऑफ है। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, इस वजह से मैंने वेबकैम ऑफ कर रखा है।
जस्ट मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे जो जो चीज़ें हैं, थोड़ा इमेजिन करें अच्छे से। आज आज हो सकता है क्योंकि हर दिन की अपेक्षा आज थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि देखिए यहाँ पर एक सरफेस है और ये पूरी सरफेस क्लोज नहीं है, ये पूरी क्लोज सरफेस नहीं है, और आपसे पूछा है ना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू अब क्या होगा अगर ये क्लोज नहीं है। तो देखिए किससे किससे पूछा जा रहा है फ्लक्स, ऑब्वियसली इस सरफेस से पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि आपसे ये पूछा जाए क्यू चार्ज कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा अपने से, तो आंसर विल बी वेरी सिंपल, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब की सारी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर देंगी? ऑब्वियसली नॉट, कुछ लाइन यहां से निकल जाएंगी जो कि इस सरफेस को नहीं कट कर पाएंगी। तो फिर क्या क्या इस सरफेस को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस कट करेंगी? ऑब्वियसली नॉट, वो भी नहीं होगा। तो फिर इस केस में हम बोलेंगे फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एब्सोल्युटली लेस देन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली वी कैन नॉट टेल कि फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस से, बिकॉज द डेटा इज नॉट सफिशिएंट इन द क्वेश्चन। ठीक है, हम यहां पर ये तो नहीं बता सकते फ्लक्स कितना होगा, बट डेफिनेटली ये वाली बात जरूर बोल देंगे कि फ्लक्स विल बी समवेयर लेस देन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। Today's lecture is very important to understand Gauss law, because the next concept in electrostatic is all the things are related to the next lecture is with Gauss law. So today's lecture is very important, ध्यान से कवर करेंगे। चलो, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। कहीं पर समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे आप बता देना, मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट्स को, तो मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना इस वाले क्वेश्चन में? आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कम होगा, क्योंकि टोटल सारी की सारी लाइंस इस येलो वाली सरफेस को तो क्रॉस नहीं कर सकती, कुछ बीच में से निकल जाएंगी जो खाली जगह है। तो इसका मतलब टोटल जो लाइंस इस येलो की सरफेस को क्रॉस करेंगी दे विल बी लेस देन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पर एक सरफेस दी है, देखिए आप, येलो कलर से ये सरफेस को दिखाया जा रहा है, स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं और पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, अंदर कितना है, अंदर टोटल चार्ज, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे सबको, Q, 2Q, 4Q और -3Q। तो टोटल चार्ज जोड़ दिया हमने इस तरीके से, और अपने को कितना मिल गया, 4Q। तो अगर टोटल चार्ज 4Q अंदर है, तो टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इस सरफेस से, इस स्फीयर से, वो कितना होगा, 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि Q चार्ज कितनी लाइंस निकालेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 4Q चार्ज कितनी लाइंस निकालेगा, 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी तो स्फीयर को क्रॉस करेंगी ही करेंगी, क्योंकि स्फीयर तो कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट कि कोई भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। मान लो टोटल चार्ज है 10 कूलम, तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे अच्छे से।
तो क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स चाहिए तो क्लोज सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर चीजों को आप फील कर सकते हैं। मैंने फील करने के लिए आपको ये बताया था कि क्यू चार्ज टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाइंस इजेक्ट करता है, ओरिजिनेट करता है, उससे आप कहीं ना कहीं फ्लक्स को फील कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद अ नोट पॉइंट दैट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड। सो दिस नोट सेज फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन। मतलब सिग्मा क्यू इन बोलने का मतलब क्या है, टोटल अंदर कितना चार्ज है, इन मतलब इनसाइड द सरफेस। सिग्मा क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस नोट पॉइंट मस्ट बी मेमोराइज्ड, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इस पर। तो किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो पास होगा उसका फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, और फ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसमें मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन लगता है वो फ्लक्स वाला लगता है मुझे पर्सनली। तो इसलिए बहुत अच्छे से करेंगे फ्लक्स को, ठीक है। और फ्लक्स आसान भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है फ्लक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया गया आपको, नोट पॉइंट लिख लो। क्या करना है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होता है उसके अंदर टोटल चार्ज देखेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है। चलो जैसे ये क्वेश्चन सामने अपने देखो, खाली क्वेश्चन पर नजरें घुमाया करो, आंसर या सॉल्यूशन पर नजरें मत घुमाया करो। अब देखो यहां पर एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर के अंदर 2q चार्ज और 3q चार्ज और बाहर q चार्ज है, ठीक है। अब पूछा गया है बताओ फ्लक्स थ्रू द स्फेयर कितना होगा। तो अभी वापस से अंदर के टोटल चार्ज कितने हो गए, 5q हो गए। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना है बाहर वाले चार्ज को, लॉजिकली बाद में आपको पता चल जाएगा, मैं बाद में बता दूंगा। क्योंकि ये जो लाइन निकालेगा ना, ये जो लाइन निकालेगा ये क्यू चार्ज, वो एंट्री भी ले रही है और एग्जिट भी ले रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला लाइन के कारण फ्लक्स जीरो हो जाएगा, समझे क्या। लेकिन जो अंदर वाले चार्ज पार्टिकल हैं उनकी वजह से खाली खाली एग्जिट हो रहा है, एंट्री तो हो ही नहीं रही है अंदर वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से। वो पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये समझ में आया कि बाहर वाले चार्ज की वजह से क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है किसी क्लोज सरफेस पर, क्योंकि जो लाइन वो ओरिजिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों होगा। और एंट्री पॉइंट यू नो कि नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एग्जिट पॉइंट यू नो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ओवरऑल फ्लक्स का वैल्यू उस लाइन के लिए जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को, और अगर कोई डाउट एग्जिस्ट करती है तो वो मुझसे कंसल्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की सहायता से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स पूछा गया है तो उसके अंदर कितना चार्ज है यही हमें मैटर करता है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा अभी आपने। वेरी गुड। अब एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अब नजर आने लगा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन को एज अ इंपॉर्टेंट हाईलाइट आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्यू चार्ज रखा है और एक सरफेस आपको दिख रही है ABCD, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर सरफेस है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जिसके साइड लेंथ है 2a, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड लेंथ है 2a। उस सरफेस के सेंटर से a डिस्टेंस ऊपर, उस सरफेस के सेंटर से a डिस्टेंस ऊपर ले जाके q चार्ज रख दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD, ठीक है।
इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये लाइन निकालेगा तो ऑल दीज लाइन्स विल क्रॉस थ्रू दीज सर्फेसेस. The Q charge will produce many electric field lines and all these electric field lines will cut the surface ABCD. बात मेरी समझे? So there must be some flux which is linked with this surface. ABCD से कुछ ना कुछ flux link होगा. That flux we have to find. तो अभी मेरे को कैलकुलेट करना है. This question is very difficult. अभी तो वैसे बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, बिकॉज ये तो देखो, ये जो Q चार्ज है ना, इट विल डेफिनेटली ओरिजिनेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन क्या ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा सारी की सारी एबीसीडी को क्रॉस करेंगी? ऑब्वियसली नहीं. कुछ लाइन ऊपर भी ऐसे निकल जाएंगी, वो तो एबीसीडी को टच भी नहीं करेंगी. कुछ लाइन ऐसे निकल जाएंगी, वो भी एबीसीडी को टच नहीं करेंगी. कुछ लाइन ऐसे निकल जाएंगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q चार्ज लाइंस तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकालेगा, लेकिन एबीसीडी को कितना क्रॉस करेंगी ये ऐसे नहीं बताया जा सकता. अब देखो इसका एक सिंपल सा तरीका कैसे है. मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इमेजिन करो एक क्यूब को, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ तो 2a. ठीक है, जैसे ये देखो साइड लेंथ को ले लो 2a. सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना. साइड लेंथ को ले लो 2a. इस क्यूब का साइड लेंथ है 2a. ठीक है, और सेंटर में क्यूब के चार्ज रख दो. बात समझे? अगर एबीसीडी को देखते हो तुम एबीसीडी और क्यू चार्ज को देखो और बाकी सबको भूल जाओ. क्यूब को अब भूल जाओ और अब ये देखो कि एबीसीडी तुम्हारे सामने है. ये एबीसीडी वाली सरफेस, ये वाली ऐसी सरफेस जो दिख रही है आपको, इस वाली सरफेस की बात मैं कर रहा हूं, एबीसीडी. और इस क्यू चार्ज को देखो. अब तो सारी चीजें सेम है ना, बाकी क्यूब तो इमेजिनरी, ये भूल गए हम. ठीक है, अब ये जो अब क्यूब को ध्यान में लाओ. ठीक है, अब ये क्यूब ध्यान में आ गया तो इसका मतलब अब ये क्यूब जो है ना, ये क्लोज्ड क्यूब है. ठीक है, बंद कमरा. अब ये क्यू जो है ये कितनी लाइंस निकालेगा? वी नो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन निकालेगा. एंड व्हाट वी नो कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो तो मेरे को पता है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. अब तुम ये कहते हो कि नहीं कहते हो कि ये क्यू चार्ज जो है ये सिमेट्रिकल है, इस क्यूब के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल बोलने का मतलब क्या है कि ये जितनी भी लाइंस निकालेगा, ठीक है, ये जितनी भी लाइंस निकालेगा सब बराबर 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 गिरेंगी हर सरफेस पर. मतलब अगर मान लो 6 सरफेस हैं जैसे क्यूब में, यहां पर अगर मान लो ये 24 लाइन इजेक्ट करता है तो प्रत्येक सरफेस को 4-4 लाइन मिलेगी, क्योंकि ये चार्ज जो है सभी सरफेस के लिए एक जैसा है. किसी भी सरफेस से इस चार्ज को देखोगे तो एक ही जैसा दिखेगा ना. इसका मतलब दिस क्यू चार्ज इज सिमेट्रिकल विद दिस क्यूब. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये क्यू चार्ज 24 लाइन इजेक्ट करता है तो इसका मतलब प्रत्येक सरफेस को कितनी लाइन मिलेंगी? 6 लाइन मिलेंगी. मानते हो? सॉरी, 4 लाइन मिलेंगी क्योंकि 6 सरफेस है ना. तो अब ये मेरे को पता चल गया कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाइन निकालेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फेस से कितनी लाइंस क्रॉस होंगी? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. और मेरे को तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि इससे कितनी लाइन पास होंगी. ठीक है, तो अभी एबीसीडी से कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. समझ में आया कैसे कैसे सोचा इस क्वेश्चन को? ठीक है, जो हमने नोट पॉइंट लिखा था कि क्लोज सरफेस के अंदर जो क्यू चार्ज अगर प्रेजेंट है तो टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास होता है. ये हमने सीखा है, उसका यूज कर दिया हमने इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कोई क्लोज सरफेस नहीं दी थी, बट हम अपनी बुद्धि से ये सोच सकते हैं कहां पर वो चीज सोची जा सकती है. मेरी बात समझे? चलो लिख लो इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन भी लिख लो. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के नहीं दी हुई है क्वेश्चन के अंदर.
फर्स्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन पर नजरें घुमाओ और सोल्यूशन लिखते लिखते भी एक बार सोच लेना कि क्या चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैं आज के लेक्चर में कवर कर लूंगा और कुछ जब मैं इसके क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको तब कवर कर लेंगे। बाकी मैं तो अभी आपसे बोलूंगा आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें खूब ज्यादा, जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं तो आपको भूलते चले जाएंगे फॉर्मूला। आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इस चैप्टर का, यही रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जो फॉर्मूला याद नहीं करते हैं टाइम पर। स्क्वायर में फील्ड लाइन एंटर एग्जिट दोनों नहीं होंगी। देखो तुम ना, मैं बताऊं तुम कहां पे गलत सोच रही हो। देखो सुनो, मैं ये एक्चुअली में क्या है ना, तुमने पहले वाला एग्जांपल देखा होगा ये इस तरीके से। मैं बताता हूं तुम्हें डाउट क्यों आ रही है। मान लो ये क्यूब है, पहले क्या है, पहले हमने ऐसे एग्जांपल करे थे ना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आ रही थी। तो अगर मान लो कोई चार्ज बाहर होता, मान लो क्यूब है ये, सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे, मान लो ये क्यूब है और कोई चार्ज क्यू चार्ज बाहर होता, ठीक है, कोई क्यू चार्ज बाहर होता, तब एंट्री और एग्जिट दोनों लेती। लेकिन जब चार्ज अंदर होगा तब तो खाली एंट्री एग्जिट ही लेंगी ना। जैसे देखो यहां से इस क्यू चार्ज से जो लाइन निकलेगी वो इस वाले सरफेस को एग्जिट करके जाएगी, ऐसे ही इस वाले सरफेस को एग्जिट करके जाएगी। तुम बताओ, तुम खुद से सोचो, इस क्यू चार्ज के लिए कौन सी लाइन एंट्री ले रही है इस सरफेस में। क्यू चार्ज तो अंदर है ना, तो अंदर से ही लाइन निकल के बाहर जाएंगे ना, एग्जिट ही हो सकती है ना लाइन। क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जा रहा है, बाहर से कोई लाइन नहीं आ रही है। तुम्हारे दिमाग में बाहर से लाइन चल रही है, जो लाइन निकल रही है अंदर से आ रही है। ठीक है, इसलिए तुमको ये डाउट उत्पन्न हुई है। समझ में आया? ये बाहर से लाइन नहीं आ रही है, क्यू चार्ज से सारी लाइन निकल रही है, तो सिर्फ एग्जिट ही तो होगी लाइन, एंट्री नहीं लेगी। चलो, आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपकी डाउट भी क्लियर हो गई होगी। बाहर से अगर लाइन आती तो डेफिनेटली एंट्री एग्जिट दोनों होता, अभी नहीं होगा। ओके, चलो, so let's move further with a new question and the question is before you। देखो, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू दिस हेमीस्फेयर। यहां पर देखिए, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है हेमीस्फेयर के सेंटर पर। हेमीस्फेयर के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रख दिया गया है और ये एक हेमीस्फेयर है। अब हमें बताना है इस हेमीस्फेयर से कुल कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, पिछले वाले क्वेश्चन से हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ठीक है, बात समझे? अब देखो, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। ये क्यू चार्ज कितनी लाइंस निकालेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकालेगा। क्या सारी की सारी लाइन इस हेमीस्फेयर को क्रॉस कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। कुछ लाइन ऐसे नीचे से निकल जाएंगी, कुछ लाइन ऐसे निकल जाएंगी। ये सारी लाइंस नहीं क्रॉस कर पाएंगी इस हेमीस्फेयर को। बात समझे? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऐसा इमेजिन करो कि ये कंप्लीट स्फेयर के अंदर है। ये जो क्यू चार्ज है वो कंप्लीट स्फेयर के अंदर है। अगर कंप्लीटली स्फेयर के अंदर होता तब ये टोटल फ्लक्स इस टोटल स्फेयर से कितना होता? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता उस केस में। तो इसका मतलब, और ये प्रत्येक हेमीस्फेयर के लिए तो सिमेट्रिकल है ना। जैसा इस वाले हेमीस्फेयर पार्ट के लिए ये क्यू चार्ज है, वैसा ही नीचे वाले हेमीस्फेरिकल पार्ट के लिए। इसका मतलब क्या है? बराबर बराबर नंबर ऑफ लाइंस कट करेंगे दोनों को, है ना। इसका मतलब प्रत्येक हेमीस्फेरिकल पार्ट से फाई कितना होगा? दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर क्या होगा?
हमें तो एक हेमिस्फीयर से ही पूछा है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो फिर इसके सोल्यूशन को लिख लो। इसका मतलब प्रत्येक हेमिस्फेरिकल पार्ट चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने हो गया होगा, ये कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट हेडिंग इज गॉस लॉ। समझने स्टार्ट करते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। देखो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ, सुनेंगे ध्यान से। देखो हम ऑलरेडी गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसी स्टेटमेंट को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर हेडिंग लिख लेंगे गॉस लॉ और समझने की कोशिश करें। व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। मैंने यहां पर कभी ये तो बोला ही नहीं कि क्लोज सरफेस का ये पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, कोई शेप से रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये स्टेटमेंट गॉस लॉ है। ठीक है, अब ये जो आपने ऑलरेडी गॉस लॉ पढ़ा है उसको नाम दे दिया गया आपकी, ये जो स्टेटमेंट नोट पॉइंट था ऊपर जो हमने डिड्यूस किया था उसको गॉस लॉ बोलते हैं। तो गॉस लॉ हेडिंग लिख के ये पॉइंट लिख लेना। अच्छा मुझे बताना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आज समझने में, कि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, उस फील से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आज। तुम्हें कुछ कमी नजर आ रही हो तो बताओ मुझे। मुझे वो फील आ नहीं रहा है आज, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। बाकी अगर गॉस लॉ तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ यही है कि क्लोज सरफेस से कुल कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी कोई दिक्कत हो रही तो बता देना यार, बिकॉज वो फीलिंग नहीं आ रही मुझे आज, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तो बता देना। ठीक है, बाकी ये लिख लिया आपने, क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, यही सिंपल सा यही गॉस लॉ है। ठीक है, गॉस लॉ कोई बहुत हाई फाई नहीं है, सिर्फ इतना सा है जितना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, चलो तो वापस से क्वेश्चन कर दो तो तुम, ये रहा, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि मान लो कोई भी ऐसे रैंडम शेप का क्लोज सरफेस है, वहां पर क्यू चार्ज है, 5Q चार्ज है और -Q चार्ज है, बाहर 4Q रख दिया। तो अगर मेरे से पूछा गया कि बताओ फ्लक्स कितना होगा टोटल इस क्लोज सरफेस से, तो 4Q वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो टोटल अंदर का चार्ज देखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। है ना, लिख लो आंसर, क्वेश्चन लिख लो फिर आंसर लिख लो।
चलो बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो अच्छे से समझना, कहीं पर कोई डाउट आएगी तो पूछ लेना। गॉस लॉ को अच्छे से समझना और फ्लक्स वगैरह को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। रिवाइज तो पूरे ही करते रहना। खुद से पूछ के देखो क्या तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है। अगर नहीं याद है तो इसका मतलब तुमने अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्ज। ऑलरेडी बोल चुका हूं ये पॉइंट। क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आउटसाइड चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है। और या तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है ड्यू टू आउटसाइड चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, बाहर का चार्ज की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों होगा, इस वजह से टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जो चार्ज अंदर रहेगा उसकी वजह से तो सिर्फ एग्जिट पॉइंट ही बन सकता है। ये बात जो बोली जा रही है, एक चीज और ध्यान देना, ये बात जो मैं बोल रहा हूं कि बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। कोई बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, ध्यान से सुनना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना, मतलब एक लेक्चर पहले शायद से, तो ध्यान से सुनो इस बात को। मान लो एक क्यूब है, ठीक है, सुनो फिर से एक बार समझ लेना इस पॉइंट को, नहीं दिक्कत होगी तुम्हें। मैंने ये बोला है कि आउटसाइड चार्ज की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा इस क्यूब के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन सकता है। जैसे मान लो, सुनना जो मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया और चल क्यों नहीं रहा, सुनो, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म, मतलब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, यहां पर इस वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मान लो 5 न्यूटन पर कूलम। सुनना ध्यान से अच्छे से, ठीक है। और आगे वाली सरफेस पर, मतलब आगे वाली सरफेस बोल तो ये वाली सरफेस पर, तो ये वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मान लो 8 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री पॉइंट में जितना फ्लक्स था वो कम था, एग्जिट पॉइंट में जो फ्लक्स है वो ज्यादा है, तो यहां पर तो फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, बात समझे। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा दिया गया है, लेकिन मान लो कोई आउटसाइड चार्ज रखा गया है, तो चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। दोनों पॉइंट को मेरे समझना है। कोई क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज रख दिया गया, उसकी वजह से फ्लक्स नहीं बनेगा, लेकिन अगर बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो उसकी वजह से बिल्कुल फ्लक्स बन सकता है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि बाहर चार्ज होगा ना, अगर कोई क्यू चार्ज होगा तो उसकी वजह से नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउटफुल मत रहना इस चीज से। ठीक है, अच्छा, अगर बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी क्लोज सरफेस के बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा। मान लो ये क्लोज सरफेस है और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है, फिर तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि जितना एंट्री फ्लक्स होगा उतना ही एग्जिट फ्लक्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्लोज सरफेस है और बाहर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब एंट्री फ्लक्स अलग होगा और एग्जिट फ्लक्स अलग होगा। गॉट इट? एंट्री फ्लक्स अलग होगा, एग्जिट फ्लक्स अलग होगा, तो वहां पर टोटल फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोज क्या क्या बातें बोली गई, वापस से मैं उन्हें मर्जअप कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला मैंने ये बोला कि कोई भी क्लोज सरफेस रखी है, बाहर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, बाहर के चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि मान लो क्लोज सरफेस है और बाहर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी टोटल फ्लक्स जीरो होगा उस क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बोला मैंने कि मान लो कोई क्लोज सरफेस के बाहर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, उसकी वजह से फ्लक्स बन सकता है।
ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। थैंक यू बताने के लिए। चलो, सो दिस इज द पॉइंट जो हमने अभी कवर किया है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लिख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहली बात तो ये है कि जो गॉस का नियम है वो सिर्फ वैलिड है क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये। पहला पॉइंट कहीं भी ऐसे करके लिख लेना, मैंने तो ऐसे लिखा है, आप चाहे तो पहला पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट ये है, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होगा गॉस लॉ। दिस इज फर्स्ट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, चलो अब गॉस लॉ तो हम समझ ही चुके हैं ना, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड गॉस लॉ क्या है। अब गॉस लॉ की मदद से वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द सराउंडिंग। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू कौन कौन से चार्ज कन्फिगुरेशन है वो सुन लो। क्या बोला गया है, गॉस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट किसकी वजह से, चार्ज इनफाइनाइट वायर की वजह से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा, चार्ज स्फीयर की वजह से कर सकते हो। चौथा, चार्ज सिलेंडर की वजह से कर सकते हो। और पांचवा, चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से कर सकते हो या किसी प्लेन की वजह से कर सकते हो। ठीक है, याद है तुम्हें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट की वजह से होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो, या एज ए होल मैं बोलूं, ड्यू टू एनी सिमेट्रिकली चार्ज्ड बॉडी। ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने में अभी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं और थोड़ा बहुत अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ड्यू टू एनी सिमेट्रिकली चार्ज्ड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस। अब देखो, एक नया टर्म है गॉसियन सरफेस, इसको पहले समझ लो गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, सुनो अच्छे से। एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस दैट इंक्लोजेज ए चार्ज्ड बॉडी, दैट इंक्लोजेज ए चार्ज्ड बॉडी। जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, ये चार्ज्ड है। ठीक है, वायर से अच्छा एक मान लो एक क्यू चार्ज है। ठीक है, और हमने हाइपोथेटिकली एक सरफेस ऐसे एज्यूम कर ली, हाइपोथेटिकली, कोई थी नहीं, हाइपोथेटिकली यहां पर इस क्यू चार्ज को सराउंड करते हुए एक स्फीयर एज्यूम कर लिया। हमने मान लिया कि भाई कोई स्फीयर मौजूद है जो इस क्यू चार्ज को सराउंड कर रहा है, इस क्यू चार्ज को एकदम क्लोज कर दे रहा है, ये क्यू चार्ज हमको ना दिखे बाहर से, ऐसा कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हमने हाइपोथेटिकल सरफेस मानी है ना, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। समझे क्या, गॉसियन सरफेस क्या है? एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस दैट इंक्लोजेज ए चार्ज्ड बॉडी। जैसे मान लो ये वायर है, अब हमने एक सिलेंडर मान लिया ऐसे करके, तो अब इस सिलेंडर के अंदर क्या है, ये वायर चला गया, चार्ज्ड बॉडी को इस सिलेंडर ने एनक्लोज कर दिया। तो ये जो सिलेंडर होगा ना, इसको बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कोई भी इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है जो किसी चार्ज्ड बॉडी को अपने अंदर समावेशित कर लेती है, समा लेती है। समझ गए क्या, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं अब कि वापस से सुनो, गॉस लॉ की मदद से तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। किस किस की वजह से, चार्ज इनफाइनाइट वायर की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, चार्ज स्फीयर की वजह से, चार्ज सिलेंडर की वजह से, चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से, इनकी वजह से तो हम करेंगे। या एज अ होल ड्यू टू एनी सिमेट्रिकली चार्ज्ड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस। हो सकता है ना समझ में आओ तो लीव दिस, अभी के लिए ऐसे लिख लेना, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो इसका। बाकी आप लिख लो कि क्या क्या हम गॉस लॉ की मदद से कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी के लिए आपको बस ये समझना है गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
स्लोली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट, डोंट वरी फॉर दैट। अभी के लिए आप ये लिखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो भी लिखा है मैंने, तो इट इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ओनली, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। और इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज बॉडी की वजह से। और वो चार्ज बॉडी जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो मैंने मेंशन भी किए हैं, किन किन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जाएगा। याद है मैंने बोला था प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, तो वो प्रूफ की बारी आ गई है। गॉस लॉ से हम प्रूफ करेंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, याद है मैं कुछ कुछ रिकॉल कराऊं, इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा बाई आर ये सारी चीजें होती थी। सो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमने कवर किया था और वही सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी प्रूफ कर करके। चलो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा समझ, बस ऐसे ही लिख लिया। यहां पर गॉसियन सरफेस समझ लो, गॉसियन सरफेस कोई भी इमेजिनरी सरफेस है जो किसी चार्ज बॉडी को अपने अंदर इंक्लोज कर लेती है। जैसे इस वायर के चार्ज वायर को इंक्लोज करने के लिए सिलेंडर हमने यूज किया है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस ही गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज को इंक्लोज करने के लिए स्फेरिकल सरफेस यूज किया है, तो स्फेरिकल सरफेस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलो आई होप आपने यहां तक चीजें समझ ली हैं, बट इफ कोई डाउट एग्जिस्ट कर रही है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग गॉस लॉ। तो अगला हेडिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस लॉ की मदद से। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, स्टेप्स देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिख लें, चलो। सो स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप कोई भी चार्ज, मान लो आपको कोई भी चार्ज बॉडी दी है, जैसे मान लो ये इनफाइनाइट वायर दिया है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनते रहना अच्छे से। ये इनफाइनाइट वायर दिया है, इनफाइनाइट चार्ज वायर दिया है, इसकी वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर सराउंडिंग में, ठीक है। तो आपको ये सोचना है सबसे पहले, फर्स्ट थिंक दैट is it possible to surround the given charged body symmetrically by any hypothetical closed surface? क्या मतलब है, क्या कोई ऐसा सरफेस, क्लोज सरफेस पॉसिबल है जिससे हम इस इनफाइनाइट चार्ज को सराउंड कर दें सिमिट्रिकली? तो किसी लाइन के लिए सिमिट्रिकल सरफेस सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए ये वायर जो है, ये इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर जो है, ये कैसा है, सिमिट्रिकल है ना। बात मेरी समझ रहे हो? देखो सुनो, ये बोला गया चार्ज्ड वायर इज सिमिट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस। हमें एक चार्ज्ड वायर दिया था, अब हमें ये बोला गया कि आप एक ऐसी सरफेस सोचो जो इस वायर को एनक्लोज करे, ठीक है, अपने अंदर रखे, सच दैट कि उस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये चार्ज्ड वायर सिमिट्रिकल हो, या उस चार्ज्ड वायर के रिस्पेक्ट में सरफेस सिमिट्रिकल हो, ठीक है। समझ गए क्या? मतलब ये है कि वायर जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और प्रत्येक पॉइंट इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, ठीक है, इसकी कर्व्ड सरफेस पर इमेजिन करो, इसका जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट
किसी भी पॉइंट पर तुम खड़े हो जाओ और वायर को देखो, मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूं इसे, कैसे समझोगे सिमिट्रिकल वाली बात को समझने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस की बात मैं कर रहा हूं, कर्व्ड देखो सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर में कौन कौन सी सरफेस होती है मैं वो बता रहा हूं, कर्व्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक तो ये ऊपर वाली सरफेस होती है सर्कुलर, और एक ये नीचे वाली सरफेस होती है सर्कुलर, और बाकी पूरा सिलेंडर क्या है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। बाकी ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस ये कर्व्ड सरफेस है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है। और इस कर्व्ड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जाके तुम खड़े हो जाओ, किसी भी पॉइंट पर जाके तुम खड़े हो जाओ, तुमको वायर एक जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा, बस ये सोचना है तुम्हें। इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर जाके तुम खड़े हो जाओ, तुमको वायर एक जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर एक जैसा दिखेगा तो इसका मतलब इस सिलिंड्रिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में वायर सिमेट्रिकल है। बात समझे मेरी? तो तुम्हें यही सोचना है स्टेप नंबर 1 में कि जिस भी बॉडी के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पहले हम ये सोचेंगे क्या उसको हम सराउंड कर सकते हैं किसी सिमेट्रिकल सरफेस से, ये सोचेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी हम करेंगे तो बहुत आसान है ये, ठीक है। बस तुम खाली सुनते जाओ और समझते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वही समझना है तुम्हें। अपनी बुद्धि अभी मत लगाना, लगाना जब टाइम आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस खाली सुन लिया, आज के लेक्चर में खाली सुन लिया और समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इनको और अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। आज भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टेप 2 पर आ जाए। स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा। स्टेप 2, इफ पॉसिबल, अगर संभव है, जो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि सिमेट्रिकली उसको सराउंड करना संभव है, देन ड्रॉ एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस एज ड्रॉन अबव। जैसे यहां पर संभव था, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, तो अगर पॉसिबल है तो हम वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे और उस चार्ज्ड बॉडी को एनक्लोज कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया है। चलो तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? फाइंड फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अभी आपको फ्लक्स किससे फाइंड आउट करना है? गॉसियन सरफेस से। गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरे वर्ड्स। मैं बोल रहा हूं आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है गॉसियन सरफेस से। गॉसियन सरफेस से कुल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और गॉसियन सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस है। और क्लोज सरफेस से कैसे फ्लक्स निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भाई? phi is equals to q inside upon epsilon naught लगा के ही तो निकालते हैं। तो गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स चाहिए, और गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स आएगा उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे q in upon epsilon naught। एंड वो वी ऑल्सो नो कि भाई फ्लक्स का वैल्यू ये भी तो होता है, phi is equals to क्या, बोलो बोलो, ये होता है ना इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ये वाला फ्लक्स निकाल लेंगे यहां से, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एक बार तो फ्लक्स, और उस फ्लक्स को निकाल के इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आपके लिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है भाई ऐसा क्यों किया हमने, मतलब क्या गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए लग सकता है? अभी पहले तो हमने बोला कि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लग सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, किसी के लिए भी लग सकता है। अब हम यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आई तो हम ये बोल रहे कि बस सिमेट्रिकल सरफेस ले लो, सिमेट्रिकल सरफेस एज्यूम करना है आपको, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन का आंसर। देखो पहली बात ये कि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लग सकता है, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और नॉट सिमेट्रिकल। अगर मान लो ऊपर वाले केस में मैं, सर क्यों, इनका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं ना, इनका मतलब ये है, अगर मान लो मैं इस वायर को एक बहुत बड़े स्फीयर से ऐसे कुछ, या तो कुछ भी ऐसे रैंडम शेप से ऐसे करके एनक्लोज कर देता, मान लो सिमेट्रिकल नहीं होता, तो क्या मैं गॉस लॉ नहीं लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकता था। गॉस लॉ लगा सकता था, डेफिनेटली गॉस लॉ लग जाता,
कोई दिक्कत नहीं थी, गॉस लॉ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी सरफेस हो। लेकिन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, उसके पीछे का वजह क्या है वो सुनो ध्यान से। तुम ये तो लगा देते कि phi इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो लगा देते, कोई भी सरफेस के लिए पॉसिबल है ये तो लगाना, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए phi बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो, ठीक है। लेकिन जब तुम इसके बराबर करते ना इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो उस गॉसियन सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, उस गॉसियन सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ई का वैल्यू अलग होता ना, क्योंकि वो सिमेट्रिकल सरफेस तो थी नहीं, तो ई का वैल्यू अलग होता, तो ई को हम इस इंटीग्रेशन के बाहर ही नहीं निकाल पाते। और अगर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल पाते ना, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकाल पाते। अभी के लिए तुम्हें इसी पर कंस्ट्रेंट होकर सोचना है, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो ये वायर है, ठीक है, मैंने इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल सरफेस में उसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस के कर्व्ड सरफेस पर जो भी पॉइंट लोगे सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा ना, सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरे गॉसियन सरफेस पर ई हर जगह सेम है, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं। तो अगर बाहर निकाला जा सकता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिकल सरफेस बोलने का मतलब ये था सिर्फ कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर तुम सिमेट्रिकल सरफेस लोगे तब तो निकाल पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अनसिमेट्रिकल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे, गॉस लॉ जरूर लगा पाओगे, ठीक है। बात मेरी समझे, नहीं भी समझे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इससे, बस सिंपल सी ये बात है। मैंने ये बोला है कि सरफेस चाहे जैसी भी हो, गॉस लॉ कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी चार्ज्ड बॉडी से, तो चार्ज्ड बॉडी को सराउंड करना होगा तुम्हें सिमेट्रिकल सरफेस से, जिससे कि तुम इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वाला ई बाहर निकाल सको। बस ये मतलब है अभी तक बोलने का, ठीक है। चलो, तो कंप्लीटली भाई गॉस लॉ आप कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन कंप्लीट गॉस लॉ है। फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको और फर्दर इक्वेट हम ऐसे कर सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो ये हो गया फर्दर गॉस लॉ, ठीक है। स्टेप्स लिख लियो क्या तुम लोग, मुझे भूल लिया, पता नहीं मैंने टाइम भी दिया था कि नहीं, ठीक है। आई थिंक लिखे नहीं हो तुम, तो स्टेप नंबर 1 लिख लो फर्स्ट, जल्दी से लिख लो, हो सकता बहुतों ने लिख भी लिया। ओके, स्टेप 2 से लिखना है, स्टेप 2 से लिख लो। किसी को कम समझ में आया है तो आई विल सजेस्ट कि इसी लेक्चर को वापस से एक बार और देख लेना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबका समझने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो अपनी कैपेबिलिटी को समझ के उसी हिसाब से काम करना तुम। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट नहीं समझ में आया हो अगर अभी, तो खाली उनको सुन लिया और दिमाग में फीड कर लिया, क्या मैंने बोला सिमेट्रिसिटी से क्या रिलेटेड था, ठीक। ये सारी बातें जो थी उनको ऐसे सुन के अभी रख लिया, जब क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आपको सारी बातें तब क्लियर हो जाएंगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था।
कंप्लीट गॉस लॉ ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है phi is equals to q in by epsilon naught is equals to साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट ds। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखो तुम तब तक, जिसको मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूँ। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिख लिया होगा। अब मैं ये बता रहा हूं, देखो कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो गॉस लॉ में ये इक्वेशन लिखी है phi is equals to q in by epsilon naught, मतलब गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो तो q in by epsilon naught के बराबर होता है। मतलब मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और एक चार्ज बाहर रखा है q1 और एक चार्ज बाहर रखा है, अंदर रखा है q2। सुनना ध्यान से, तो जो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा वो तो Q2 पर ही डिपेंड करेगा, वो तो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हर सिमेट्रिक सरफेस के लिए फ्लक्स सेम होगा क्या? क्या 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 अजीब सी बात है ये, हर सिमेट्रिक सरफेस के लिए फ्लक्स सेम होगा। ठीक है, हर सिमेट्रिक सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे सेम होगा? ठीक, गलत बातें मत सोचो, सुनो, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं। क्या सोच रहे हो तुम लोग, हर सिमेट्रिक सरफेस के लिए फ्लक्स सेम होगा? ये तो कोई बात ही नहीं होनी, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने सिमेट्रिक सरफेस समझाया बस अभी। सुनो अच्छे से क्या बोला जा रहा है, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं, ये ई वाला। मान लो एक कोई गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, और एक चार्ज बाहर है Q1 और एक चार्ज अंदर है Q2, है ना, इस गॉसियन सरफेस के। ये 3 डायमेंशनली क्लोज सरफेस है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो Q2 है ना, Q2 मतलब जो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से, जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा वो तो सिर्फ Q2 पर डिपेंड करेगा, वो तो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम उस फ्लक्स को इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसकी वजह से होगा? ये खाली Q2 की वजह से होगा या Q1 की वजह से होगा या सबकी वजह से होगा? तो आंसर ये है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो गॉस लॉ में लिखा गया है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड चार्जेस एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस। जितने भी चार्ज उस गॉसियन सरफेस के सराउंडिंग में अंदर या बाहर, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होगा। लेकिन जब फाई लिखने की बारी आएगी तो Q in by epsilon नॉट में खाली Q in लिखा जाएगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये IIT JEE में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से ये नोट करके लिख लेना। ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने बताया, मतलब अगर तुम फाई बराबर Q in by epsilon नॉट लिख रहे हो तो Q in का मतलब अंदर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, और जब उसको इक्वेट करोगे तुम इंटीग्रेशन E डॉट ds के, तो इसका मतलब वो E जो होगा वो जितने भी चार्ज उसके सराउंडिंग में होंगे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कल कर लेंगे यहां से। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करें, कल तुमको बेहतर समझ में आ जाएगा। आज के डाउट्स कल क्लियर हो जाएंगी कल के लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को रिवाइज करते रहे, दिमाग में बैठाएं बस पॉइंट्स को। कल जब एप्लीकेशन हम करेंगे, कल मतलब परसों, है ना, परसों ही तो इसका लेक्चर होगा फिर से, तो परसों जब हम इसका लेक्चर वापस से लेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई डाउट होगी तो पूछ लेना, मैं 2 मिनट बाद ही स्ट्रीम को एंड करूंगा। ठीक है, फ्लक्स अलग होगा, हर सिमेट्रिकल सरफेस के लिए फ्लक्स सेम होगा, तो फ्लक्स पढ़ने क्या मतलब है? सब क्या सोचते हो तुम लोग, कैसे सोचते हो ये सब?
मत सोचा करो। मैंने अभी भी बोला तुम्हें, अभी अपना दिमाग मत लगाओ, अभी खाली सुनो। जब तुम्हें बोला जाता है कि सुनो और जो चीजें बोली जा रही हैं उनको अपने अंदर बिठाओ, तो जो डाउट्स आए उनको अभी अभी मत उजागर करो। जब एप्लीकेशन की बारी आएगी, ठीक है, तब पूछना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी आधी अधूरी कहानी है, आधी अधूरी कहानी देखोगे तो ज्यादा डाउट्स तो बनेंगी बनेंगी, उन डाउट्स को अभी मत पूछो, पहले कहानी पूरी हो जाने दो। ठीक, कहानी पूरी हो जाने के बाद डाउट्स पूछी जाती है। ठीक है, तो फ्लक्स की पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी तो थोड़ा सा ही। ठीक है, चलो, कोई डाउट नहीं है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर को प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.